हेलो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले भाग में हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया। जैसे हमने जाना केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या किसी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिएक्शंस को समझा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझा, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए और उसके बाद हमने फाइनली ये कंक्लूड किया कि किसी भी रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है और उसके क्या 3 फॉर्म हो सकते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर आपको 4 बेसिक रिएक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपको कितने तरह की रिएक्शन पढ़नी है, तो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी होगी। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़नी है। कौन कौन सी 4 रिएक्शन? पहली रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन का नाम है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, RXN रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। और चौथी रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी 4 बातें हैं। इन चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर कुछ मेन बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन शब्द का मतलब होता है जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले, आपको उससे मिलके ठीक लगा, आप उसके साथ कंबाइन होके एक यूनिट बन गए। यानी पहले आप सिंगल थे, आप किसी एक अच्छे व्यक्ति से मिले और उस अच्छे व्यक्ति के साथ मिलकर आप सिंगल यूनिट बन गए, ए और बी। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल कोई ए व्यक्ति था, वो किसी बी व्यक्ति के साथ मिला और कोई एक सिंगल यूनिट ए बी बन गई। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ बेसिकली इतना है कि ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर कर एक सिंगल ए बी बन गया। 2 लोग कंबाइन होकर एक बन गए। जब भी चीजें कंबाइन होकर एक बनेगी तो उसको आप क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक बात, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा उल्टा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या? कोई एक चीज है ए बी, वो टूट के आपको बना देगी ए प्लस बी। कोई एक कंपाउंड था ए बी, उसने टूट के आपको नया दे दिया। किसके जैसा दिख रहा है? अगर मैं इस रिएक्शन को फ्लिप कर दूं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाती है। यानी एक आदमी टूट के 2 लोग बनाए। जैसे पहले आप राजी खुशी एक थे, आप और आपके साथ एक सुंदर कन्या जो थी, वो दोनों आप मिलकर राजी खुशी एक थे। समय के साथ आपके बीच में दरारें आई और आप टूट के 2 अलग अलग एंटिटी बन गए। तो ये वाला टाइम है पैचअप वाला टाइम, या फिर यूं कह लें कि ये वाला टाइम है जब आप जुड़ते हैं। तो ये ठीक है, यू मैरी ईच अदर। ठीक है, जबकि ये है ब्रेकअप, डाइवोर्स का टाइम है। ठीक है, डाइवोर्स का नाम लेते ही हमारा बोले कि पेन चला ले भाई, तू डाइवोर्स नाम ले रहा है ना यहाँ पे, तो हैंग ये हो गया। ये हो गया हमारा डाइवोर्स का टाइम। ठीक, ये है मैरी और ये है डाइवोर्स। ए बी टूट के ए प्लस बी बनाया। अच्छा, अब क्या होगा? मान लो आप आपकी जिंदगी में राजी खुशी जी रहे थे किसी के साथ। कोई बीसी था आपके साथ जिसके साथ आप जी रहे थे। ठीक है, ये है कोई बीसी जिसके साथ आप राजी खुशी जी रहे थे। एक सेकंड, ये बीसी जिसके साथ आप राजी खुशी जी रहे थे। आप मान लेते हैं एक सेकंड के लिए क्या हो, सी। आपके साथ जो आपका पार्टनर है, मान लो वो क्या है, बी। कोई एक ऐसा बंदा आया जिसने आपको आपकी जगह से हटाया और किसके साथ चला गया? वो बी के साथ। तो अब वो जुड़ गया है ए बी और आपको कर दिया गया साइड। इसको आप बोलते हो ब्रेकअप। ये हो गया आपका ब्रेकअप। ठीक, ब्रेकअप हुआ है तो आपके साथ जो पहले था वो किसी और के साथ चला गया।
तो A प्लस बी सी हो गया है AB प्लस सी। समझ में आया? यानी आपको आपकी पोजीशन से किसी व्यक्ति ने डिस्प्लेस कर दिया है, और वो जो कोई व्यक्ति है उसने चूंकि आपको आपकी जगह से डिस्प्लेस करके आपकी जगह ले ली है, इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक व्यक्ति आके दूसरे की जगह बदलेगा, अगर ऐसा एक बार हो तो हम उसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ऐसा 2 बार हो, यानी एक ही रिएक्शन के अंदर 2 लोग अपना स्थान परिवर्तित करें, तब उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे 2 व्यक्ति थे, एक था A B के साथ और दूसरा था C D के साथ। ऐसे 4 लोग थे, AB एक यूनिट थे, CD एक यूनिट थे। इन चारों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया, यानी अब आ गया A के साथ C और इसके साथ आ गया B के साथ D। तो मास्टर अब इसका भी नाम दो, जैसे आपने मैरी, डाइवोर्स और ब्रेकअप लिखा है, इसका नाम क्या है भैया? ये मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में बहुत ही गंदा कृत्य है, इसलिए इसका मैं कोई नाम देना चाहूंगा नहीं। समझ में आया? A B के साथ CD था और A C के साथ क्या हो गया? BD। दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली, मजाक को इतर रख के दोनों ने अपनी पोजीशन क्या है? बदल ली। तो इस 4 तरह की रिएक्शंस के बारे में ही आपको पढ़ना है, और इन चारों रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जिसके बारे में आपको जानना है। मेरा यह अनुमान है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो पहली टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए शुरू करते हैं। ठीक है साहब, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसको बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए आप देखिए 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके अंदर है। पहली रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम को आप जलाते हो। इमेजिन करो ये रिमोट नहीं है, क्या है? मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम को मैंने लगा दी आग। मैग्नीशियम को आग लगा दी तो ये मैग्नीशियम क्या जो है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी आप किसी चीज को आग लगाते हो, मतलब आप उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हो। कहीं भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको आग लगाने का आ जाए ना, तो कुछ मत करना, उस चीज का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देना। तो मान लो ये मैग्नीशियम है, इसका मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। Mg था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बन गया MgO। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब Mg प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके MgO बने, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है ये देखिए। एक था Mg, एक था O, दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल यूनिट MgO बन गए। चूंकि इसमें 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको इन दोनों रिएक्शन, इस रिएक्शन के सारे कैरेक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने पिछला लेक्चर ढंग से देखा है जहां मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, तो आपको ये बातें एकदम क्लियरली होगी। याद रखना, जब भी मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाता हूं ना, तो मैग्नीशियम रिबन जो है, ये मैग्नीशियम रिबन को मेरे को जलाते टाइम अपनी आंखों को दूर रखना पड़ेगा। सर क्यों दूर रखना पड़ेगा? पहला तो बहुत सारी हीट निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी कि आपकी आंखों से जलन हो सकती है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। उसी जलन को आप बोल रहे हो फोटोकेराटाइटिस। ठीक है, तो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि मैग्नीशियम को जब भी आप जलाते हो तो आपको आपकी आंखें दूर रखनी पड़ती है, नहीं तो संभावना है कि आपको फोटोकेराटाइटिस हो सकता है, आंखों में आपकी जलन हो सकती है, आंसू आ सकते हैं। ठीक साहब, समझ गए इतनी बात? तो जब भी मैग्नीशियम जलेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे मैग्नीशियम जलता जाएगा वैसे वैसे उसकी एक व्हाइट ऐश नीचे गिरती चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो व्हाइट ऐश लिखा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। जैसे जैसे मैग्नीशियम जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो व्हाइट ऐश किसकी बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मेरा अनुमान है दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, चूंकि हीट निकल रही है, और हमने पिछले वीडियो में अंदर ये जाना कि निकलती हुई हीट को हम किस तरह की रिएक्शन बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। पहले, इससे पहले वाले हमने क्लास में ही जाना कि निकलती हुई हीट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड एक किस तरह की रिएक्शन होगी? यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं सर ये बताइए? क्वेश्चन आपको 2 तरीके के आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और इसके अंदर ये बचेगी, पहले क्वेश्चन हम सारे एक साथ डिस्कस कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और आप ये समझिए, देखो क्या होगा जब भी आप मैग्नीशियम को नेचुरली रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये मैग्नीशियम है, आपने इसको ऐसे ही रख रखा है साहब, कुछ नहीं कर रहे हो, आपके घर में ऐसा पड़ा है। अगर आप मैग्नीशियम को ऐसे ही रखोगे तो संभावना है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, तो इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? एक व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन था, अब ये मैग्नीशियम, इसके ऊपर एक काई की लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। तो अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर रहा भाई साहब ऑक्सीजन के साथ,
तो क्या करेंगे, जब भी मुझे इस मैग्नीशियम की रिएक्शन कराना होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको सैंड पेपर से घिसूंगा। उस सैंड पेपर से घिसने से क्या होगा कि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगी हुई है वो हट जाएगी और वापस से नया मैग्नीशियम आ जाएगा। फिर वो नया मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मैग्नीशियम पड़े पड़े एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, इसलिए वो फर्दर फिर रिएक्शन शो नहीं करता। अगर आपको रिएक्शन शो करानी है तो आप पहले सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम के रिबन को घिसेंगे, जिससे वो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का हट जाएगा और अब ये रिएक्शन होने लगेगी। तो सारी बातें इस रिएक्शन से आ सकती हैं, वो मैंने आपको समझा दी। पहली जो बात आ सकती है वो ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब भी हम जलाते हैं तो क्यों ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि फोटोकेराटाइटिस हो जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि सैंड पेपर का उपयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर जमा हुआ है उसको आप हटा सको। ठीक बात। किस तरह की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, किस तरह की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगली, वो है हमारी कैल्शियम ऑक्साइड और हमारी क्विक लाइम की रिएक्शन। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है, चूना आपने देखा होगा, ठीक। चूने में क्या होता है, आप चूना लाते हो, उस चूने को आप पानी में डालते हो, सडनली जब भी देखना हो, जैसे आज के जमाने में तो मुझे पता नहीं, हमारे टाइम मतलब कुछ साल पुराने, मैं कोई बहुत पुराने टाइम का नहीं हूं, बट कुछ साल पहले ये देखा था घर पे चूना पोता जाता था, तो व्यक्ति जो भी चूना पोतने आता था वो चूना लाता था, एक बाल्टी में चूना को गलाता था। जब वो चूने को गलाता था तो उसके अंदर से बहुत हीट निकलने लग जाती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलती थी और वो बाल्टी पूरी गर्म हो जाती थी। शायद आप लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि आप लोगों को फोन के अलावा तो कुछ दिखता नहीं, जब भी पुताई होती होगी और घर के काम होते होंगे जब तो आप सो जाते होंगे, बट हमको जूते पड़ पड़ के काम करना पड़ता था, ठीक है, इसलिए मुझे ध्यान है अच्छे से। तो जब भी आप चूना लाए, बेसिकली वो चूना क्या है, वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यही वो आपका चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, वो आपका चूना। इसको आप बोलते हो क्विक लाइम। क्या बोलते हैं आप इसको, क्विक लाइम। आपने इसको पानी में डाला तो एक केमिकल रिएक्शन हुई और इस क्विक लाइम से बन गया CaOH होल्ट वाइज, जिसको आप बोलते हो स्लेग्ड लाइम। अब एमसीक्यू क्या आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है क्विक लाइम का फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। एमसीक्यू आ सकता है स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे कैल्शियम CaOH होल्ट वाइज या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई। अच्छा, चूंकि मैं बोल रहा हूं कि सराउंडिंग हीट हो जाती है, मतलब जब भी आप वेसल्स को हाथ लगाते थे तो वेसल क्या गर्म हो जाता था, गर्म हो जाता था, मतलब हीट रिएक्शन में निकली है, और अगर हीट निकली है तो ये रिएक्शन किस तरह की होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब आपने क्या करा, जैसे ही आपने चूने को पानी में मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, उस कैल्शियम ऑक्साइड को आपने दीवार पे पोत दिया। तो अभी जो आपने पोता है फ्रेश, वो पोता है CaOH होल्ट वाइज। क्या पोता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, क्या होगा कि धीरे धीरे ये कैल्शियम ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप बोलते हो CaCO3 + H2O। ताज्जुब की बात क्या है पता है, आप जो चूना पोतते हो ना, वो 2-3 दिन बाद चमकता है। क्यों चमकता है, देखना, जब भी पुराने लोग अपने घरों में चूना पोतवाते थे ना, तो ये बात कहते थे कि अभी 2-3 दिन बाद और अच्छा निखर के आएगा कलर। क्यों निखर के आएगा कलर, क्योंकि अभी आपने CaOH होल्ट वाइज पोता है, आपने CaO क्विक लाइम लाए, उसको पानी में मिलाया और उससे बना लिया CaOH होल्ट वाइज, जो कि स्लेग्ड लाइम है। अभी ये CaOH होल्ट वाइज पोता ही है आपने, अभी इस CaOH होल्ट वाइज ने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करी है। 2-3 दिन के अंदर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। याद रखने वाली बात है, CaCO3 वही फॉर्मूला है जो मार्बल का फॉर्मूला है, तो मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ध्यान रखना है, CaCO3 मार्बल का भी फॉर्मूला है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला है। अब क्या होगा, जब ये CaCO3 बन जाएगा दीवार पे, जो कि पहले स्लेग्ड लाइम था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो मार्बल की तरह आपकी भी दीवार चमकने लगेगी। क्या ये बात क्लियर है, इसलिए 2-3 दिन बाद ही चमक आता है। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं व्हाइट वॉशिंग, यानी 2-3 दिन बाद जो कलर आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग्ड लाइम के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद, इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 तरह की रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, पहली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन, दूसरी क्विक लाइम का स्लेग्ड लाइम में बदलना, फिर स्लेग्ड लाइम का कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बदलना। दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रहेगा।
अब एक चीज आप मेरे साथ ध्यान दीजिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो समझ लेते हैं हम। इस टॉपिक के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये देखो साहब, ठीक है साहब, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूरा ही आ गया यार, समझो, ठीक है। एक बार मैं ऐड कर लेता हूं ना, एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन के बाद भी एक ऐड कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया, कहाँ तक पढ़ लिया हमने, यहाँ पढ़ लिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके अंदर चैप्टर सीबीएसई क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि क्यों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन, या फिर आई को आपको अवे रखना पड़ता है, आई को आपको रखना पड़ता है अवे, क्यों रखना पड़ता है आई को अवे मैग्नीशियम बर्न करते टाइम, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बता देंगे साहब कि मैग्नीशियम को बर्न करते टाइम हमको आंखों को दूर इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी हीट निकलेगी और हीट इतनी होती है कि आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है, फोटोकेराटाइटिस कर सकती है, इसलिए हमें अपनी आंखों को सेफ रखने के लिए मैग्नीशियम को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो हमें अपने आंखों को दूर रखना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों आपको मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से उसको घिसना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले, इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना लेता है और ये MgO फिर फर्दर रिएक्शन नहीं होने देगा। इसलिए अगर आपको Mg के साथ रिएक्ट करना है तो उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमे हुए व्हाइट पाउडर को आप घिस के हटा दोगे सैंड पेपर से, ताकि फ्रेश मैग्नीशियम आ जाए। ठीक बात। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बैलेंस रिएक्शन लिखो, तो Mg + O2 गिव्स MgO, ये आप लिख दोगे। अब ये क्या बैलेंस रिएक्शन है, नहीं रिएक्शन है, इधर कितने हैं O, इधर कितने हैं 2, अच्छा इधर 2 कितना है, इधर भी 2। अब सर आपने बैलेंसिंग तो बताई नहीं, तो इस चैप्टर के अंत में हम एक और सेशन लेंगे जिसमें हम सिर्फ बैलेंसिंग की बात करेंगे, और उस सेशन के अंदर जब बैलेंसिंग की बात करेंगे तो सिर्फ बैलेंसिंग से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बात तय है कि बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन MCQ में आएगा या तो फिर 2 नंबर के एक क्वेश्चन में आएगा। तो मैं सेपरेट सेशन के अंदर बैलेंसिंग का एक पार्ट आपको समझा दूंगा, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। अच्छा, दूसरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको कि साहब क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि CaO क्विक लाइम होता है। आपसे पूछ लेंगे स्लेक्ड लाइम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा CaOH होल्ट वाइज स्लेक्ड लाइम होता है। ठीक है भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, ये सब 1-1 मार्कर के अंदर आ सकते हैं। तीसरा आपको पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन आपको बतानी है, क्विक लाइम की पानी के साथ आपको रिएक्शन बतानी है। ठीक है। छठी बात आपको पूछी जा सकती है कि व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपसे 7वें क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये संभावित क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बन सकते हैं, ये मैंने आपको बता दी, और कोई ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकता नहीं है। और घुमा के पूछना है तो वो पूछ सकता है कि कोई सब्सटेंस X है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कोई सब्सटेंस X है, जब उसको हम पानी के अंदर घोलें तो उस पानी के अंदर घोलने पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो बताइए सब्सटेंस X क्या है। तो हमको पता है कि जब CaO ही H2O के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH होल्ट वाइज बनता है। इस तरह से घुमा के भी एक क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक सब्सटेंस CaOH होल्ट वाइज है, ये CaOH होल्ट वाइज को एक गैस के साथ रिएक्शन करने पर ये कोई X कंपाउंड देता है जो कि व्हाइट वॉशिंग में हेल्पफुल होगा, जो कि काय में हेल्पफुल होगा, व्हाइट वॉशिंग में। तो बताओ ये जो X कंपाउंड बना ये कौन सा होगा, तो हमको पता है ये जो X कंपाउंड बना ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक साहब। तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट है,
क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आने वाले हर तरीके के सवाल में आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? अभी मैंने बताया था जब दो चीजें जुड़े तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन, जब एक चीज टूट के दो चीजें बने तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कोई एक कंपाउंड है ए बी, वो एक कंपाउंड ए बी टूट के ए प्लस बी बना दे, इसको क्या बोलेंगे हम? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिस तरह से वहां पर ब्रेकअप करने के लिए या डाइवोर्स करने के लिए किसी किसी चीज की, मतलब डाइवोर्स ह्यूमन लाइफ के अंदर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी जब भी आप ब्रेक होते हो, सेपरेट होते हो, तो कुछ ना कुछ कारण होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जब डिकम्पोजिशन होगा तो तीन तरह के कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है, दिखेगा नहीं दिखेगा इस पे मैं लिख देता हूं यहाँ पर। जो पहला कारण हो सकता है डाइवोर्स का वो हो सकता है, भाई इधर आओ, जो पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है हीट। जो दूसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, और जो तीसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है लाइट। इन तीन कारणों से एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर डिवाइड या टूट सकता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट। थर्मोलिसिस को कब बोलेंगे? जब भी डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलिसिस। जब भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जब भी डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट रूप से। फर्क क्या है? एक बार डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, एक बार लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यानी किसके प्रेजेंस में टूटना? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटना। फटाफट हम समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित आपके चैप्टर के अंदर एक ही रिएक्शन दे रखी है, यानी H2O लिया, उस H2O को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया। H2O को तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सेटअप को समझिए। फॉर एन एग्जांपल ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड को मैं बोल देता हूं कैथोड और इस इलेक्ट्रोड को मैं बोल देता हूं एनोड। ठीक बात हो जाएगा। एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी इतनी बात। चलिए सर मुद्दा बताइए, हो गया क्या? जैसे ही आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, कैथोड एनोड है, यहां से आपका सर्किट है, यहां आपने पानी भर दिया है, ठीक है, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसमें आपने पानी भरा, जैसे ही आप बिजली चलाएंगे तो ये पानी टूटेगा, एक गैस इधर जाएगी, एक गैस इधर जाएगी। अब ये वाली गैस ऑक्सीजन एनोड पे इकट्ठी होने लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे इकट्ठी होने लग जाएगी। बस इसी चीज को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कुछ नहीं करना है, पानी लेना है और पानी लेके उसमें तार लगा देने, और तार लगाने से आपको देखने को मिलेगा कि एक एंड पे निकल जाएगी ऑक्सीजन, एक एंड पे निकल जाएगी हाइड्रोजन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इतना आसान नहीं होता, अलग अलग मुद्दे लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब भी ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन के अंदर एनोड के ऊपर क्या निकला है? एनोड के ऊपर निकली है ऑक्सीजन, और ये किस तरह का था? पॉजिटिव था। कैथोड के ऊपर क्या निकली है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये किस तरह का था? नेगेटिव था, नेगेटिव था। तो आपको याद रखना है PaO, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। P से हो जाएगा पॉजिटिव, A से हो जाएगा एनोड, और उस पर निकलता है क्या है? ऑक्सीजन। PaO, पॉजिटिव एनोड पे निकलता है ऑक्सीजन, और इधर याद रखना है आपको, इसका उल्टा कर लो, नेगेटिव कैथोड पे निकलता है हाइड्रोजन। तो NCH, PaO और NCH, नेगेटिव कैथोड पे निकलता है हाइड्रोजन। अब एक बात समझिए, अभी जो मैंने इसमें पानी इस्तेमाल करा, दो केस में लेता हूं, दो सिनेरियो ले लेता हूं। पहले मैं एक ले लेता हूं एकदम डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर फ्रेश, एकदम मस्त बिस्लरी का, ठीक है। और एक मैं इसमें ले लेता हूं इलेक्ट्रोलाइट के साथ कुछ वाटर। अब सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वाटर, मुद्दा समझो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ चार्ज्ड आयन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ लिख देता हूं साइड में, इलेक्ट्रोलाइट को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, हम कुछ चार्ज आयन को इलेक्ट्रोलाइट
मतलब कुछ नहीं, चार्ज आयन, चार्ज आयन कुछ भी हो सकते हैं, चार्ज आयन, सोडियम, कैल्शियम, कुछ भी। तो इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में मिला हुआ है और पहले सिनेरियो में कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नो इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टिल वाटर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अब्सेंट है, ठीक है। अच्छा सर इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है, समझ लो फटाफट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब चार्ज आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के अंदर भी घूम रहे होते हैं, इनकी बहुत रेलेवेंसी है, चाहे हमारे नर्व इंपल्स में मैसेज का ट्रांसफर हो जाए, चाहे बॉडी के अंदर पीएच को बैलेंस करने की बात हो जाए और हार्मोनल एक्शंस की बात हो जाए, ठीक है, अलग अलग मैसेंजर के तौर पर बात हो जाए, तो ये सारे ही बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताए ये सभी भी इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से होते हैं। आपने देखा होगा जब हम ORS पीते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है पीछे इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली वो चार्ज आयन आपके अंदर बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक बात। तो डिस्टिल वाटर के केस में जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइट ये वाला पानी लूंगा, डिस्टिल वाटर वाला पानी लूंगा, तो इस केस के अंदर ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, इस केस के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ सर, ऐसा इसलिए हुआ सर क्योंकि जब मैंने इसमें प्योर वाटर लिया, जब मैंने यहाँ पर प्योर वाटर लिया तो प्योर वाटर को ट्रैवल करने के लिए अलग अलग कैथोड और एनोड पर ट्रैवल करने के लिए ले जाने वाला कोई सहारा नहीं था, और वो ले जाने वाले सहारे ही कौन है, ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। H2O तो है लेकिन H2O टूटेगा पहले 2H+ और OH- के अंदर, तो इसको वहां तक ले जाना कैसे ले जाएंगे, ले जाने के लिए कोई ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट वो व्यक्ति है जो इनको ले जाता है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कुछ चार्ज आयन है जो इनको यहां सर इन कैथोड और एनोड पे ले जाने के लिए एक मीडियम के तौर पर काम करेंगे। तो चूंकि डिस्टिल वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो यहाँ पर H2O को कैथोड और मतलब H2 और O2 को कैथोड और एनोड पे ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, तो ना तो कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी ना एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर वाला पानी लेंगे, मतलब ऐसा पानी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, घर का आपका पानी, जब आप उसको लोगे तो उसके पास चार्ज आयन है जो कि कैथोड और एनोड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेते जाएंगे, ठीक। ये इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की रेलेवेंसी होती है, ठीक है साहब, ठीक है भाई साहब। आगे अपन बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और आगे अपन समझते हैं नेक्स्ट पार्ट इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। देखो जब भी एक बात समझो, आइडेंटिफिकेशन एक चीज होती है, आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो बेटा आप क्या करो, कहीं से भी अगर आपको हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन करना है और ऑक्सीजन का आइडेंटिफिकेशन करना है तो दो चीज पकड़ लो। आप तो बस एक जलती हुई मोमबत्ती ले आओ, फॉर एन एग्जांपल एक सेकंड के लिए एक, अब थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम रिबन था, अब इस मैग्नीशियम रिबन को मैंने बदल के क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब कर लिए, तो अब ये हो गया एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर से लेट से पहले केस में निकल रही है हाइड्रोजन और फिर सेकंड केस में हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। अभी कौन निकल रही है? हाइड्रोजन। अगर मैं जलती हुई कैंडल इसके माउथ के ऊपर लाऊंगा तो इसके माउथ के ऊपर जलती हुई कैंडल लाने पर अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हुए, तड़तड़ की आवाज आए, क्या प्रोड्यूस हो? पॉप साउंड प्रोड्यूस हो, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाए, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाए और कैंडल बुझ जाए, कैंडल ब्लोज ऑफ, इसका मतलब गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। समझ में आया? अब दूसरा सिनेरियो, अब मैं टेस्ट ट्यूब लाया और इस टेस्ट ट्यूब से अब निकल रही ऑक्सीजन। सेकेंड केस में अगर ऑक्सीजन के ऊपर मैं एक जलती हुई कैंडल लेके आया और उस जलती हुई कैंडल को और अच्छे से जल जाए वो, ठीक है, तो कैंडल ग्लोज मोर, अगर और ब्राइटली वो कैंडल जलती है, ठीक है, तो इसका मतलब जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। यही आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। समझ में आया? इलेक्ट्रोलिसिस में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? कैथोड के ऊपर आप रख देना जलती हुई कैंडल, एनोड के ऊपर रख देना जलती हुई कैंडल। कैथोड पे आप जलती हुई कैंडल रखोगे तो आपको तड़तड़ की आवाज आएगी, मतलब हाइड्रोजन है। एनोड के ऊपर जलती हुई कैंडल रखोगे तो आपकी कैंडल और अच्छे से जलने लगेगी, इसका मतलब निकलने वाली गैस क्या है? हमारी ऑक्सीजन। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज रेशियो की जो यहाँ से पूछी जाती है वो क्या है? वो रेशियो की इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जब आप रिएक्शन निकालते हो H2O 2H2O gives 2H2 plus O2, आपने ये बैलेंस रिएक्शन देखी कि 2 H2O हैं, उससे 2 H2 और एक ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है भाई साहब। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए? ये 4। देखो निकल क्या रहा है? 2H2 निकाल रहे हैं, 2H2 निकाल रहे हैं और दूसरा निकाल रहे हैं हम O2, ठीक। अगर हम मैग्नीट्यूड नंबर के हिसाब से देखें
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये कितना हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं, और इधर कितने निकल रहे हैं, 1। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1। कब, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम मतलब कितना निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके आगे के लिखे हुए नंबर के हिसाब से हम बता देंगे। अब बात कर लेते हैं हम दूसरा मास के हिसाब से। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है 2 और आगे लगा है 2, तो पूरे से को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा ये 4। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 16 और 16 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 32। तो रेशियो आया 4:32। जब मैं इसको काटूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1:8। ये कब की बात हुई, जब बात हुई जब मैंने मास के रिस्पेक्ट में चीज निकाली। ये कब बात हुई, जब मैंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाली। तो आप ध्यान रखना कि निकलने वाली गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो किस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो तो मैं आपको ये बता देता हूं, मुझे लगता है सारे ही कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित खत्म हो गए होंगे। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस से। पहला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा जाएगा कि रिएक्शन लिखो भाई साहब, तो आप रिएक्शन लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि रेशियो बताओ। एक पूछा जाएगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दूसरा पूछा जाएगा मास के रिस्पेक्ट में। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है। तो आप बता देंगे साहब कि इलेक्ट्रोलाइट इसलिए यूज किए जाते हैं कि ट्रांसफर हो सके पानी प्योर वाटर के अंदर H2 और O2। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये आप बता देंगे। चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि आइडेंटिफिकेशन करिए कि कहाँ कौन सी गैस निकल रही है। तो चौथा आप पे आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। इन चारों क्वेश्चन के बाहर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। पांचवा क्वेश्चन ये पूछ सकता है मैक्सिमम कि कौन से कैथोड पे क्या निकलेगा और एनोड पे क्या निकलेगा, कैथोड और एनोड पे क्या निकलेगा, इसके बारे में आपसे जानकारी पूछ सकता है। इसके अलावा कोई भी सेगमेंट को वो कवर नहीं छुएगा, छूने की संभावना भी नहीं है। हाँ, अगर रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो 2 इलेक्ट्रोड बना देना और एक पे कैथोड निकाल देना एनोड, एनोड पे हमारी ऑक्सीजन निकाल देना, कैथोड पे हाइड्रोजन निकाल देना। ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं थर्मोलिसिस क्या होता है, फिर समझेंगे फोटोलिसिस क्या होता है। चलिए भाई साहब, थर्मोलिसिस क्या होता है ये जानते हैं। जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर चीजें काय में टूट रही थी, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर चीजें टूट रही थी विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कैथोड एनोड लगा के बिजली में करंट में कैथोड एनोड के माध्यम से हमने करंट ही तो दिया था पानी को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, किसी भी एक कंपाउंड को हम हीट कर देंगे। तो हीट करने से कोई कंपाउंड टूटेगा, उस टूटने को ही हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। और चूंकि हीट से टूटा है तो हम बोलेंगे थर्मोलिसिस। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। सबसे पहली चीज, थर्मोलिसिस के अंदर आपको 3 तरह की रिएक्शन ध्यान रखना है और इन तीनों रिएक्शन के बाहर क्वेश्चन आना मुश्किल है। पहली रिएक्शन आपको याद रखनी है, याद करो जब हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्विक लाइम की रिएक्शन कराई थी पानी से, तो स्लेट लाइम बना था। फिर उस स्लेट लाइम को जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया था तो CaCO3 बना था, याद है आपको। अगर मैं इस CaCO3 जो कि मार्बल का भी फॉर्मूला था, अगर इसको मैं तोड़ दूं CaO प्लस CO2 के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के प्रेजेंस में रखूंगा तो ये क्या मिल गया मुझे वापस, ये मिल गया मुझे क्विक लाइम। क्या है साहब, ये क्विक लाइम। और ये हमारी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ब्रदर, ओके ब्रदर, दिक्कत तो नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। तो सारी चीजें हो गई। ये हमारा मार्बल लिख लो, इसको लिख नहीं, मार्बल मत लिखो, इसको आप लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अच्छा मैंने बताया था। एक चीज आप ध्यान रखो बेटा, एक मैं आपको की नोट बता देता हूं। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितनी भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये सारी एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, क्योंकि तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, यानी हीट देनी पड़ेगी, और देंगे हीट तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो क्या याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख जाए जिसमें एक चीज 2 चीज में टूट रही है और पूछा जाए कि ये किस तरह की रिएक्शन होगी, तो आंख बंद करके क्या लगा देंगे आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एक रिएक्शन हो सकती है जो एक्सोथर्मिक हो, बट हमारे सिलेबस में उसकी रेलेवेंसी ना के बराबर है। तो हम क्या जानेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन सारी ही क्या होती है,
सारी ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन भी क्या रहेगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो जाएगा साहब, बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से आपके सिलेबस के अंदर निरंतर क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों चीजों को मैं समझा देता हूँ, एक लेड नाइट्रेट की रिएक्शन समझना है और एक हमको फेरस सल्फेट की रिएक्शन समझना है। देखिए क्या होता है फेरस सल्फेट के, एक चीज होती है इसको आप कहते हैं FeSO4.7H2। जब इसको आप हीट करते हो तो ये बनाता है FeSO4 प्लस पानी बाहर निकल जाता है। फिर जब आप इस FeSO4 को फर्दर हीट करते हो तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये क्या है सर भला, डॉट H2O क्या है? जब भी किसी कंपाउंड के पीछे डॉट H2O लगा हो, ये 7H2 है, डॉट 7H2 है ना, जब भी किसी कंपाउंड के पीछे डॉट लगा हो, डॉट मतलब उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम एसिड बेस इन सॉल्ट पढ़ रहे होंगे तब मैं ये बात आपको विस्तार से बताऊंगा कि डॉट मतलब क्या होता है। तो डॉट मतलब क्या होता है अभी के लिए, डॉट मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी फेरस सल्फेट, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, क्रिस्टल फॉर्म में है। ये फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल फॉर्म में है ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जब ये FeSO4 के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये व्हाइट बन जाएगा, और फिर जब ये FeSO4 को मैं फर्दर तोड़ूंगा तो ये हमारा रेड बन जाएगा, ये हमारा रेड ब्राउन बन जाएगा, रेड ब्राउन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने हीट दी, फेरस सल्फेट टूट के बना Fe2O3 H2O, फिर FeSO4 को फिर आपने हीट दी तो ये बन गया Fe2O3 SO2 प्लस SO3। याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही पॉल्यूटिंग गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं, पॉल्यूटिंग गैसेस। पॉल्यूटिंग गैसेस है मतलब क्या करेगी, पोल्यूशन करेगी साहब, और क्या करेगी। तो दोनों ही इन्वायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। ठीक है बात। कलर कैसे चेंज हुआ, पहले चेंज हुआ ग्रीन, ग्रीन से बना व्हाइट, फिर व्हाइट से क्या बना, रेड ब्राउन। ठीक, तो ये आपको इसके सारे रिएक्शंस के मैंने कैरेक्टर आपको बता दिए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी SO2 और SO3 जलते हैं ना तो इसमें माचिस के जलने की बदबू आती है, मैच स्टिक के जलने की बदबू आती है आपको SO2 और SO3 के जलने से। ठीक है, तो कहीं भी अगर लिखा हो कि एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें कुछ ऐसी गैस निकली जिससे माचिस से जलने की बदबू आ रही, तो समझ लेना वो आपको कहाँ ले जा रहा है, वो आपको ऐसी FeSO4.7H2 वाली रिएक्शन पे लेके जा रहा है। ठीक है, वहां से फटफट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। SO2 SO3 दोनों अच्छा, SO2 और SO3 पॉल्यूटिंग के साथ साथ एसिडिक गैसेस भी हैं। अगर एसिडिक गैसेस हैं तो ये pH को किस तरफ ले जाएंगी, मतलब pH लिटमस पेपर को, ये लिटमस पेपर को ये किस तरफ ले जाएंगी, ब्लू से रेड या रेड से ब्लू, ये आपका होमवर्क है, ब्लू से रेड या रेड से ब्लू। मैं पढ़ाऊंगा इस बात को एसिड बेस इन सॉल्ट के अंदर। अभी बस आप आपके एंड पे निकाल के लाइएगा कि एसिडिक चीजें लिटमस पेपर को कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करती है। आपके सिलेबस का पार्ट है लेकिन डिस्कस कर रहे होंगे एसिड बेस इन सॉल्ट के अंदर। अगला ये FeSO4 के कैरेक्टर हमारे हो गए, तो अगला हम समझ लेते हैं लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। ये हमारी लेड नाइट्रेट की, ये मैं हटा दे रहा हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस को जब मैं हीट देता हूँ तो ये बन जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है बात, PbO प्लस NO2 प्लस O2। किसको आपने हीट किया, आपने हीट किया साहब लेड नाइट्रेट को। अच्छा, लेड नाइट्रेट पहले था व्हाइट कलर का, ठीक है, यहां पर ये बन जाएगा येलो कलर का। व्हाइट कलर का था लेड नाइट्रेट, बन गया क्या, येलो कलर का लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसको आप बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पता ही है, इसको आप बोलते हो ऑक्सीजन। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात एक तो कलर चेंज है, व्हाइट से येलो बन रहा है। दूसरी चीज याद रखने वाली बात है NO2 जो होता है ना, इसकी स्मेल बड़ी इरिटेटिंग होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है। ठीक है, आपके नाक के बाल तक जला सकती है ये इसलिए NO2 की जो गैस होती है वो आपको नाक के अंदर बहुत इरिटेशन कॉज करेगी, आपके नाक के बाल जला सकती है, ये बात ध्यान रखना। तो नाक के बाल कौन सी गैस जला सकती है, NO2 जला सकती है भाई, याद रखोगे इस चीज को। ठीक है साहब, तो NO2 कलर चेंज रख लेना, NO2 इरिटेटिंग गैस, ये बात, दो बातें ध्यान रख लेना। ठीक है, NO2 का ये भी एक चीज वो ध्यान रख सकते हो आप कि ये भी एक एसिडिक गैस होती है, एसिडिक गैस होती है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए साहब, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोलिसिस के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है
मतलब एक्स कंपाउंड कोई है, वो एक्स कंपाउंड ग्रीन कलर का है, तो भाई साहब ये बताओ कि ये ग्रीन कलर का जो एक्स कंपाउंड है, जब हम इसको हीट कर देते थे तो कुछ व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता था, उस व्हाइट कलर को फर्दर हम हीट करते थे तो कुछ रेड ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता था। आपको पूछ सकते हैं कि ये y, ये x z, ये x z और y के नाम लिख के बताओ, तो आप लिख के बता दोगे। कैसे पकड़ोगे कि ये FeSO4.7H2O वाली रिएक्शन है, वहीं पे इस तरह से कलर चेंज हो रहे थे। अगला रिएक्शन आपसे पूछ सकता था कि कौन सी गैस है जो इरिटेटिंग स्मेल कॉज करती है, तो NO2। किस रिएक्शन से NO2 मिलेगी, तो PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करने से ये रिएक्शन मिलेगी। ठीक है बात। अगली आप पूछ सकते हैं आपको कि SO2 और SO3 गैस किसी रिएक्शन में निकल रही है, उस रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो आप उसका बैलेंस फॉर्म लिख दोगे। वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो रिएक्शन ये FeSO4 वाली होगी। ठीक है बात। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट पूछेंगे तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, कौन सी गैस इरिटेटिंग है, कौन सी गैस एसिडिक है, किस में कन्वर्ट करे, कन्वर्ट करेगा। इनडायरेक्ट पूछेंगे तो ऐसे XYZ ABCD करके आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ब्रो, क्लियर है? क्लियर है साहब। ठीक है, इसको काट दो, हट जा रही भाई, हट जा, ओ मत हट। ठीक है, आ जाते हैं हम फोटोलिसिस पे। फोटो तुम्हारो फोटो ना थी तो फोटोकॉपी में चालजे, कामयाब भाई फोटोलिसिस, बहुत बढ़िया। यह गया हमारा फोटोलिसिस। क्या होती है फोटोलिसिस? बताया जैसे मैंने पहले, जब भी डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा हो, जब भी डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ दो रिएक्शन याद रखनी है। पहली रिएक्शन हो गई हमारी AgCl की और दूसरी रिएक्शन हो गई हमारी AgBr की। ये क्या है सर? इसको आप बोलते हो सिल्वर क्लोराइड और इसको आप बोलते हो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हो? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, सिल्वर क्लोराइड को आप हीट करोगे तो यहाँ हीट नहीं करना है, यहाँ आपको देनी है लाइट, क्योंकि किसके प्रेजेंस में पढ़ रहे हो आप डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी आप किसके प्रेजेंस में पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी आप किसके प्रेजेंस में पढ़ रहे हो डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये भी हो गया हमारा लाइट, तो बन जाएगा हमारा Ag प्लस Cl2 और ये भी बन जाएगा हमारा Ag प्लस Br2। ठीक है, हो जाएगा। बस ये दो रिएक्शन ध्यान रखनी। अब क्या यूज है इनके, देखो लैब में यूजुअली AgCl और AgBr दोनों पड़े होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है चाहे AgCl हो चाहे AgBr हो, इन दोनों को आपको ब्लैक बोतल में रखना पड़ेगा साहब। कैसी बोतल में रखना पड़ेगा? एकदम ब्लैक, काली कट बोतल में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा काली कट बोतल में? इसलिए रखना पड़ेगा ब्लैक बोतल में कि अगर AgCl और AgBr लैब में पड़े कहीं से लाइट के इंटेक से अगर रिएक्शन शो कर गए तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा और Ag और Cl2 बन जाएगा और Ag और Br2 बन जाएगा, तो आपका केमिकल AgCl और AgBr खराब हो सकता है। इसलिए हमने ये भर भर के यहाँ पे काली बोतलें रख दी है। ठीक है, ये NO2 इरिटेटिंग स्मेल, ये पार्ट इसका नहीं है। ठीक है, ये पिछले वाले का पार्ट कॉपी हो गया है वापस दोबारा। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखना है, ये येलोइश गैस होती है क्लोरीन। कैसी गैस होती है? येलोइश गैस होती है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अच्छा, AgCl और AgBr का यूज कहाँ कहाँ होता है? AgCl और AgBr का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। मास्टर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या? एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि मैं एक कार्डबोर्ड हूं और मेरे ऊपर AgCl या AgBr रखा हुआ है, सामने एक ऐसा सोर्स है जहां से क्या आ रही है मुझ पे लाइट। तो मेरे ऊपर जो भी AgCl में, मुझे एक वो इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कार्डबोर्ड, मेरे ऊपर जो भी AgCl मतलब जो भी लाइट सोर्स मेरे ऊपर आएगा वो मेरे सरफेस पे पड़े AgCl और AgBr के साथ रिएक्ट कर जाएगी। चूंकि लाइट के प्रेजेंस में AgCl और AgBr टूट जाते हैं तो वो Ag प्लस Cl2 के अंदर टूट जाएगी। अभी इमेजिन करो कि ये जो ब्लैक बोर्ड मेरे ऊपर पड़ा है या ये जो मेरा सरफेस है, ये ब्लैक सरफेस है जिसके ऊपर AgCl पड़ा था, सरफेस तो ऑलरेडी ब्लैक था। जब लाइट इसके ऊपर पड़ी तो AgCl Ag प्लस Cl2 में टूटा और AgBr Ag प्लस Br2 में टूटा, तो सिल्वर सिल्वर क्रिएट हो गया। ये सिल्वर हमें कुछ व्हाइट लुक देगा, तो ब्लैक बैकग्राउंड ऑलरेडी था, टूट के सिल्वर ने अपनी बाउंड्रीज बना ली, जहां जहां लाइट पड़ी वहां वहां टूटा और वहां वहां सिल्वर क्रिएट हो गया। तो टूटने वाली जगह पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा और ब्लैक बैकग्राउंड था ही सही। इससे क्या क्रिएट हो गया? एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। इसी को हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो पहले AgCl और AgBr का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता था।
अच्छा मैं आपसे पूछूं ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो आप बताएंगे बिल्कुल साहब ये रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक। क्यों होगी एंडोथर्मिक? क्योंकि जनरली या मैक्सिमम केसेस के अंदर हमेशा ही मान लो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट्स ऑल, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है साहब। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना, एजी का सिल्वर का कलर जो है हल्का सा ग्रे होगा और AgBr लाइट येलो होगा और AgCl व्हाइट कलर का होगा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। स्मेल ऑफ सल्फर ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये कॉपी हो गया गलत तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी सब इसी का है। अच्छा साहब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कौन से ऐसे केमिकल है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाले दो कंपाउंड की लाइट से रिएक्शन बताइए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट में कौन सी चीज, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, तो फिर उनकी लाइट की रिएक्शन बताना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि एक गैस है Cl2 वो ग्रीन कलर देती है और एक ऐसे कंपाउंड से टूट के बनी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है, तो उस कंपाउंड का नाम लिखो। आप बता दोगे क्या होता है। ठीक बात। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाइट कलर का एक कंपाउंड है वो टूट के ग्रे कलर का एक एलिमेंट बना रही है और साथ में क्लोरीन गैस निकाल रही है, तो बताइए ग्रे कलर का एलिमेंट कौन है, तो आप बता दोगे सिल्वर है। ठीक है, इस तरह के घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा फोटोलिसिस, ये फोटोलिसिस क्लियर, फोटोलिसिस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट पे जिसका नाम है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी सी रिएक्शंस हैं, फटाफट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं भाई साहब। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं, मैंने आपको पहले समझाया था। ए व्यक्ति था, ब्रेकअप वाला केस है, बी और सी अपने जिंदगी में खुश थे। ए ने बी को सी के साथ जो लगा हुआ था उसको सी की जगह से हटाया और खुद बी की जगह आके बैठ गया। तो ए ने बी को हटाया और खुद ए के साथ आके बैठ गया और बी सेपरेट हो गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा सर हमें ये बताओ कि ऐसा हुआ क्यों? अमूमन तो ऐसा जिंदगी में इसलिए होता है कि मान लो ये एक व्यक्ति था, इन दोनों को बढ़िया चल रहा था, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत खुश दिखने लग गया, तो इसने इसका साथ छोड़ दिया। ठीक हो गया कलेश। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस पावर को हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन नहीं बोलते, इस पावर को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। यानी जो बाहुबली होगा, जो पावरफुल होगा, वो दूसरे को अपनी जगह से हटा सकता है। स्वाभाविक बात भी है, नेचर में भी यही देखने को मिलता है। जो पावरफुल होगा वो दूसरे को अपनी जगह से हटा देगा। तो यहाँ पर ए पावरफुल है, वो बी को अपनी जगह से हटा देगा और बी के साथ ए सी के साथ आ जाएगा, बन जाएगा ए सी, और बी हमारा अलग हो जाएगा। ये कैसे निर्धारित होता है? तो इसको निर्धारित करने के लिए हमने सारे बाहुबलियों की एक लिस्ट बना रखी है कि भाई साहब कौन सा बाहुबली पावरफुल है और कौन सा बाहुबली कम पावरफुल है। ये रही वो लिस्ट आपके सामने। सबसे ऊपर होगा पोटेशियम, फिर होगा सोडियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर होगा अल्यूमिनियम, फिर होगा जिंक, फिर होगा आयरन, फिर होगा लेड, फिर होगा हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। जिस तरह से मुझे समय के साथ ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हुई है, आपको भी समय के साथ ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जानी चाहिए। वैसे तो इसके बहुत सारे कोरिलेशन है, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर हम लेकर चले मेसी को, ठीक है अपनी जगह। बट मेरा मानना है कि इतने बड़े कोरिलेशन की जगह आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड इस तरह से भी याद रखेंगे तो बेहतर रहे। बार बार जब आप पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। वरना बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे इसके बना रखी है ट्रिक्स, तो वहां से आप ट्रिक डाउनलोड कर लो। हमारा तो काम होना चाहिए कहीं से भी हो, ट्रिक बहुत अच्छी है, किसी एक ट्रिक को पकड़ लो और वहां से इसको निपटा दो। ठीक है भाई साहब, अभी मैं ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम सर पे है। ठीक है ब्रो, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन हमको देखनी है, एक आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि मैं आपको यही फटाफट बता देता हूँ। जिंक को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अब देखो जिंक भाई साहब कहाँ है? ऊपर है। हाइड्रोजन भाई साहब कहाँ है? नीचे है। तो जिंक हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा देगा और लग जाएगा जिंक सल्फेट के साथ, प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहते थे, जिंक सल्फेट इसको कहते हैं। अच्छा हाइड्रोजन गैस निकली, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका वही, जलती हुई मोमबत्ती ला दो, पॉप साउंड अगर प्रोड्यूस हो और मोमबत्ती बुझ जाए तो निकलने वाली गैस क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी,
अच्छा एक चीज अब ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है साहब वो आपकी होती थी एंडोथर्मिक। अभी हमने पढ़ा टुटवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी यहाँ है। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई साहब। यूजुअली इन मैक्सिमम केसेस, किस केस में, इन मैक्सिमम केसेस, सारे में नहीं, कुछ केस दिख जाएंगे जहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक नहीं है, बट मैक्सिमम केसेस में डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक है। क्यों है डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक? क्योंकि एक बाहुबली को छोटे से को निकालना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी देगा, तो जो अपनी एनर्जी उस छोटा गरीब आदमी लेके बैठा था वो लेके निकल लेगा तो अपनी एनर्जी देता हुआ जाएगा, एनर्जी बाहर देता हुआ जाएगा तो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इतना अगर नहीं समझना तो सीधे याद रख लो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी तो वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4 जब रिएक्ट करेंगे तो FeSO4 बन जाएगा। Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, आप देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है। जो ऊपर रहेंगे वो रिएक्टिव ज्यादा, जो नीचे रहेंगे वो रिएक्टिव कम। तो यहाँ पर Cu चूंकि नीचे है तो कम रिएक्टिव, आयरन चूंकि ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण Cu को Fe अपनी जगह से हटा के क्या बना लेगा, FeSO4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है वो इस कलर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो कलर है ना, ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। ये कॉपर सल्फेट का कलर लिखा है। ठीक है, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन और कॉपर हो जाएगा ब्राउन कलर का। अब होगा क्या, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि, इमेजिन ये करो, एक सेकंड, हाँ इमेजिन ये करो कि ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क में मैंने CuSO4 रखा था और धीरे से मैंने क्या करा, उसमें आयरन डाल दिया। आयरन डाल दिया तो CuSO4 में जो कॉपर था उसको इस आयरन ने, अभी आयरन बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले इसको मैग्नीशियम रिबन बनाया था, अब बना दिया क्या, आयरन। तो एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मैंने CuSO4 ले रखा है और एक आयरन की कील डाल दी। आयरन की कील डाल दी मतलब Fe डाल दिया। ये Fe चूंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को अपनी जगह से हटाएगा और बना देगा FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। पर ये बाहर निकल के इस टेस्ट ट्यूब में रहेगा, जाएगा कहाँ, तो धीरे धीरे ये कॉपर जो है ना इसके ऊपर जमने लगेगा, तैरने लगेगा। तो ये कॉपर FeSO4 के ऊपर जमने लगेगा, ये जो कॉपर है ना ये जमने लगेगा। इसलिए ये जो पूरी कील है ये किस तरह की दिखने लग जाएगी, ब्राउन कलर की दिखने लग जाएगी। समझ में आया, क्योंकि कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो कि जब भी आप Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन कराते हो तो आयरन नेल ब्राउन कलर की क्यों दिखने लग जाती है? इसलिए दिखने लग जाती है कि आयरन ने तो FeSO4 बनाया, ठीक बात थी, बट उस FeSO4 के ऊपर धीरे धीरे कौन जमने लगेगा, जो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट कॉपर है वो जमने लगेगा। और ये कॉपर किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, तो कलर क्या दिखेगा, ब्राउन। ठीक है, FeSO4 का कलर लाइट ग्रीन, बिल्कुल ध्यान रखना है। CuSO4 का कलर ब्लू, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिएक्शन भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैक्सिमम कैसी होती है, एक्सोथर्मिक ही होती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ये डिसाइड देख लेते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन हमारा यहाँ रह गया, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ब्लू कलर का कौन सा कंपाउंड है, बताइए ब्लू कलर का कौन सा कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम जब कराते हैं आयरन से तो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो है ये CuSO4 है, आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि कॉपर का कलर आ जाता है और ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है उस आयरन की नेल के ऊपर। मान लो ये आयरन की नेल है तो इस नेल के ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन। तो ये बना क्या था, FeSO4, लेकिन इसके ऊपर ये कॉपर डिपॉजिट हो गया इसलिए किस तरह का बन गया, ब्राउन कलर का हो जाएगा साहब। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन लिखने के लिए आ जाएगा। कलर चेंज से आपसे वो इनडायरेक्टली X, Y और Z कंपाउंड का नाम पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कोई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम लिखो, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको बताना है, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बताना है कि कॉपर का फॉर्मेशन बाहर की तरफ निकल रहा है तो रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, तीसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि जिंक और सल्फेट, इस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है, और जिंक एलिमेंट यूज हो रहा था और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता था, तो एक रिएक्शन, इसके बारे में आप इक्वेशन लिख के बताइए। तो इक्वेशन लिख के बता देना। ऐसे सीधे सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे और यही आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी है। क्या आएगा और क्या पूछ लेगा,
भगवान पूछ लेगा तुमसे, क्या पूछ लेगा और क्या ही बना लेगा और वो, ठीक है। तो जो जो संभावित बातें हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, आपको सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको क्लियर है? फोटोलिसिस क्या, थर्मोलिसिस क्या, इलेक्ट्रोलिसिस क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या, चारों टाइप के रिएक्शंस क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई साहब। कहाँ पे आ गए हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब जब एक बार कोई अपना पार्टनर बदल रहा था एक रिएक्शन में तो उसको हम बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट। जब एक ही रिएक्शन के अंदर दो बार दो अलग अलग लोग अपना पार्टनर बदल रहे हैं तो चूंकि दो बार हो रहा है इसलिए डबल, और दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए बी के साथ सी डी था, ए सी के साथ बी डी हो गया है। एक ही रिएक्शन आपको इसमें याद रखनी है, Na2SO4 प्लस BaCl2 देता है BaSO4 प्लस NaCl, नमक बन जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। रुको, ठीक है, ये ठीक। इसमें आपको एक चीज याद रखनी, जब भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जब भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो आपको दो कीवर्ड ध्यान रखनी। एक तो रिएक्ट करने वाले दो सॉल्ट होंगे, उन दो सॉल्ट के कैटायन और एनायन, एनायन मतलब इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? आयंस, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। जैसे अगर एक X था Y के साथ था और एक A था B के साथ था, तो ये X हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ये X हमारा पॉजिटिव है, ये Y हमारा नेगेटिव है, ये A हमारा पॉजिटिव है और ये B हमारा नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव अब इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव अब इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, इसलिए कंपाउंड बन जाएगा XB प्लस AY। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो सॉल्ट रिएक्ट करते हैं और एक कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को बदल रहे होते हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है। याद है शुरू में मैंने कहा था कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज बने जो नीचे सेटल कर जाए। ये देखो यहाँ पर BaSO4 यहाँ पे सेटल कर गया नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जब भी कोई चीज सेटल कर जाती थी तो उसको हम क्या बोलते थे? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। याद है, उसी को हम क्या बोलते थे? प्रेसिपिटेट। हो जाएगा क्या? तो इसी को हमने प्रेसिपिटेट बोल दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। ठीक है, रिएक्शन आप याद रखोगे। अच्छा, चूंकि SO4 BaSO4 के अंदर क्या है? सल्फेट है, SO4-2 है। बस ज्यादा क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि कोई एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? कोई एक रिएक्शन लिखो, तो एक रिएक्शन आपको रट के जाना है Na2SO4 प्लस BaCl2, जो कि रिप्लेस हो जाएंगे तो BaSO4 प्लस NaCl बना देगा। ठीक है, क्या सारी रिएक्शन आपको कंप्लीट है? सबसे पहले अपन ने देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन देखी हमने, उसके बाद दूसरी हमने देखी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हमने देखी इलेक्ट्रोलिसिस, फिर हमने देखी थर्मोलिसिस, फिर हमने देखी फोटोलिसिस और सारी रिएक्शन एक सारे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आप एक पेज पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक पेज के ऊपर बना लो साहब। उस पेज के ऊपर उनके कैरेक्टर, क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं, जो मैंने बताई वो सारी बातें लिख लो। एक ही पेज पे सिर्फ रिएक्शन लिखना है, कॉम्बिनेशन की 2, डिकम्पोजिशन की 2, डिस्प्लेसमेंट की 2, डबल डिस्प्लेसमेंट की 2। तो 8-9 रिएक्शन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। सिर्फ ये 9-10 रिएक्शन अगर आपने याद रख ली तो इस 10 रिएक्शन के बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम फिर के सारी चीजें आएगी इस 10 रिएक्शन से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है उसके ऊपर। तो टॉपिक क्या है हमारा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, समझेंगे। कोने में लिखा गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसा मैंने तुमको बता रखा है। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है और अगर आपको भी ऐसी सुंदर चाहिए तो कभी उसको सही करने के प्रयास मत करना, तो आपकी भी ऐसी सुंदर रहेगी। ठीक है साहब, चलिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पर चर्चा कर रहे होंगे। क्या होता है रिडक्शन? देखो 3 बात से समझो।
जब भी किसी रिएक्शन के अंदर कोई चीज हाइड्रोजन को गेन करे तो उसको आप क्या बोलते हो? रिडक्शन। जब भी किसी चीज के अंदर कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करे तो उसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर हाइड्रोजन का गेन होगा तो साथ साथ ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को लूज कर रहा हो। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई चीज ऑक्सीजन को लूज कर रही हो तो वो भी क्या मानी जाएगी? रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई चीज हाइड्रोजन का गेन कर रही हो, कोई चीज हाइड्रोजन का लूज कर रही हो, तो वो भी क्या मानी जाएगी? हमारी ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताने के दो तरीके। पहला, हाइड्रोजन का गेन करेंगे तो रिडक्शन, ऑक्सीजन का लूज करेंगे तो भी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन का लूज करेंगे तो भी क्या? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? साथ ही दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली बात, रिडॉक्सी आ गया। दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। दो एजेंट आपको पढ़ने हैं, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है साहब, एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, एक कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इट डज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, इट डज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, क्योंकि ये एक एजेंट है ना, तो इट डज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? चूंकि एजेंट है तो एजेंट दूसरे का काम करवाते हैं, और कौन सा काम है? रिड्यूसिंग का, तो इट डज रिडक्शन ऑफ अदर। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आप सब समझ जाएंगे। ऑफ अदर, समझ गए? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएं, तो इनका खुद का क्या होगा? सेल्फ का होगा रिडक्शन, इनका खुद का होगा रिडक्शन ऑफ सेल्फ। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराएंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ, तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझे? दो ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, और दूसरा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ हो गया है, ठीक है, एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, और दूसरा आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। रिडक्शन मतलब रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का गेन, ऑक्सीजन का लूज। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लूज। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाएगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो चूंकि दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो चूंकि दूसरे का रिडक्शन करा रहा है तो उसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये बात मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दी, ये वाली चीज यहाँ से हटा देना अगर नहीं जम रही तो। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेगमेंट इतना अलग था, ये इतना अलग है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाला मसला है। ठीक है ब्रो, बहुत बढ़िया। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए समझ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। देखो ये ना हो, ये पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई। अब आप फटाफट एग्जांपल समझ लो। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ने इस केस में क्या करा? हाइड्रोजन का गेन करा और क्या बदल गया? अमोनिया के अंदर N2 + H2 NH3। हेबर प्रोसेस जो मैंने बताई थी, एकमात्र ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। N2 + H2 क्या बन गया? NH2। इसके अंदर हुआ क्या है? नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का गेन किया। अभी हमने पढ़ा जो भी कोई गेन करेगा हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो चूंकि हाइड्रोजन का गेन किया तो नाइट्रोजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाओ, ZnO + C। अब यहाँ पे क्या करा? Zn ऑक्सीजन पहले किसके पास था? जिंक के पास। कार्बन ने जिंक का ऑक्सीजन ले लिया और खुद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन का गेन करा। चूंकि ऑक्सीजन का गेन किया है तो हम क्या बोलेंगे इस केस के अंदर, कि इस केस के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड किसका क्या हुआ है? इस केस के अंदर कार्बन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। कार्बन का हो गया है हमारा ऑक्सीडेशन, जबकि इस पूरे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। भले हाइड्रोजन को गेन नहीं किया, लेकिन हमने ये भी पढ़ा ना कि ऑक्सीजन को लूज करना भी रिडक्शन है। तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऐसे H2S और Br2। अब H2S ने अपना सल्फर जो था, देखो ऑक्सीडाइड बिकॉज ऑफ, ये देखो यहाँ पर सल्फाइड है H2S, इस H2S ने अपना हाइड्रोजन छोड़ा और HHBr के पास चला गया और सल्फर अलग हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि H2S का क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि उससे क्या निकला है? सल्फाइड बाहर निकला है।
क्लियर है सारी बात, किसका क्या हो रहा है। अच्छा अब एक बात आप समझो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट वाली बात यही समझो एक सेकंड के लिए। N2 प्लस H2 NH3 बना रहा था, तो रिडक्शन किसका हो गया, नाइट्रोजन का। चूंकि नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब रिडक्शन किसका होता था, उसका होता था जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन को क्या कह देंगे हम, इसका चूंकि रिडक्शन हो रहा है मतलब ये दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने के कारण इसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे। ऐसे ही यहां पर जेडेनो जिंक का क्या हुआ है, जिंक ने अपना ऑक्सीजन छोड़ा है और जिंक का हुआ है रिडक्शन। अगर जिंक का रिडक्शन हुआ है मतलब ये दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब कार्बन ने ऑक्सीजन लिया तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन। चूंकि दूसरे का रिडक्शन कराएगा तो इसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए, मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरे का जो करा रहा है वो उस रिस्पेक्ट में एजेंट बनता है और खुद का जो हो रहा है उस हिसाब से आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लगाते हो। ये स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे विराट और अनुष्का मिलके होते थे विरुष्का, ठीक है, आप और वो मिलके भी कोई ना कोई बीच का नाम बनाते ही होंगे। ऐसे ही जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिल जाते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडॉक्स के अंदर दोनों मिक्स है। तो रिडक्शन, यहां पे क्या आ गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये क्या आ गया हमारा, ऑक्सीडेशन। यानी एक ही रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन भी हो रहा हो और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल आपने देखा CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 बनाता है। तो यहाँ पे CuO ने अपना ऑक्सीजन छोड़ा है, चूंकि अपना ऑक्सीजन छोड़ा है तो उसका क्या हुआ है, रिड्यूस। ये खुद रिड्यूस हुआ है इसलिए इसका हुआ है रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन बन गया H2O, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया और बन गया H2O। तो हाइड्रोजन ने अपनी ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इधर आ जाओ, जिंक ने जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ने ऑक्सीजन को लिया है सल्फेट के फॉर्म में, SO4 पूरा आया ना, जिंक के साथ ऑक्सीजन था ही नहीं पहले, अब जिंक के साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो चूंकि इसने ऑक्सीजन को लिया है तो हम बोल देंगे ये ऑक्सीडेशन है। और कॉपर के पास जो ऑक्सीजन सल्फेट के फॉर्म में था उस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन छोड़ा है तो ये कॉपर अलग हो गया, इसलिए हम बोल देंगे ये Cu+2 एक रिड्यूसिंग, मतलब Cu का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि उसने क्या करा है, ऑक्सीजन का लूज किया है। ठीक है, ऐसे बाकी के क्वेश्चन भी आप देख लेना। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के, एक में बता देता हूँ। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 बनाता है। अब इस CuO ने क्या करा है, इस CuO में Cu ने छोड़ दिया है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इस केस में CuO का क्या हुआ है, CuO का हो गया है भाई साहब रिडक्शन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो गया इस केस के अंदर, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन पहले अकेला था, उसने ऑक्सीजन को ले लिया और बना लिया H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा और बनेगा तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है ब्रो, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं ये समझिए। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि रिडॉक्स से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। देखो रिडॉक्स से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये तो बहुत मासूम सा क्वेश्चन हो गया। बट अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि कोई रिएक्शन दे देगा, उसमें आपको पूछ लेगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक बात, बता देंगे आप देख के कौन ऑक्सीजन ले रहा है, कौन हाइड्रोजन ले रहा है, कौन ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कौन हाइड्रोजन लूज कर रहा है। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं हम। ऑक्सीडेशन को अब हमको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले अब मैं थोड़ा सा आपको एक बात समझाता हूं। देखो ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कोई समस्या इस बात में? कोई समस्या नहीं है मास्टर इस बात में, तो पढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीडेशन। कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। अब ये ऑक्सीडेशन 2 तरह से हो सकता है। या तो ये ऑक्सीडेशन हो जाए किसी फूड सब्सटेंस का, खाने वाली चीजों का, या फिर ये ऑक्सीडेशन हो जाए किसी मेटल का। मतलब या तो कोई मेटल ऑक्सीजन का गेन कर ले, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का गेन, ये पड़ा, या हाइड्रोजन का लूज। ओ चल जा भाई,
भाई साहब अलग नाटक कर रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या गेन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का गेन होता है और ये दो तरह का हो जाएगा। चीजें खराब भी कैसे होती है, ऑक्सीडेशन के माध्यम से ही होती है। तो आपको याद रखना है थिंग्स स्पॉइल ड्यू टू इट, थिंग्स स्पॉइल ड्यू टू इट। जैसे इस फूड के अंदर फैट होगा, इस फूड के अंदर फैट को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा जब ये फैट, तो आपकी चीज जो है वो स्मेल करने लगेगी। तो आप क्या बोलोगे कि फूड का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो इसको आप एक टर्म दे देते हो और उसका नाम होता है रेंसिडिटी। क्या होता है, रेंसिडिटी। मेरा अनुमान है कि आप रेंसिडिटी अच्छे से समझ रहे होंगे। जब भी ऑक्सीडेशन फूड का हो या फूड सब्सटेंसेस का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। दूसरी चीज, जब भी ऑक्सीडेशन किसी मेटल का हो तो उसको आप बोलते हो कोरोजन। क्या बोलते हो उसको आप, कोरोजन, ठीक है। अच्छा, कोरोजन के भी फर्दर दो टाइप है। कोरोजन का एक टाइप बोलते हो आप रस्टिंग, और एक कोरोजन का आप टाइप बोलते हो जिसको आप बोलते हो टार्निशिंग। रस्टिंग क्या, टार्निशिंग क्या। रस्टिंग मतलब जब आयरन के साथ आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाए, Fe का ऑक्सीडेशन हो जाए। इधर आ रहा है क्या, तो यहां पर क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन, जंग लगना। तो वो जंग लगने के पीछे का कंसेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन, जिसको आप क्या बोल दोगे, रस्टिंग। और जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसको आप क्या बोल देते हो, टार्निशिंग, यानी सिल्वर का ऑक्सीडेशन। समझ गए, बस यही बातें आपको समझनी थी, इसी को मैंने इधर नोट्स के फॉर्म में लिख रखा है, सारी बातें पढ़ लो आप। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, रेंसिडिटी यानी फैट या फूड कंटेंट के साथ ऑक्सीजन कम से कम रिएक्ट करे, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यही करोगे कि भाई बाहर के इन्वायरमेंट से उसका आप संपर्क तोड़ दोगे। तो आपने जो चिप्स के पैकेट पढ़े हैं उसमें क्या ये संपर्क ही तो तोड़ा गया है बाहर के ऑक्सीजन के साथ। दूसरा आप क्या करोगे, उसके अंदर नाइट्रोजन भर दोगे। नाइट्रोजन भर दोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने नहीं देगी। समझ में आया, तो आपका फूड क्या रहेगा, प्रिजर्व। इसलिए उस 10 रुपए के पैकेट में 7 रुपए की हवा होती है, क्योंकि उस हवा की भी वैल्यू है, वो फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचा रही है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन है और वो नाइट्रोजन फैट को ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा है या खाने को रेंसिडिटी नहीं होने दे रहा है। समझ में आया। अगला, रस्टिंग होने से कैसे बचाओगे, आप लोहे के ऊपर पुताई कर दो, पेंटिंग कर दो, या फिर ऑयल पेंट चढ़ा दो। इस ऑयल पेंट चढ़ाने से क्या होगा कि जो हमारा लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो रस्टिंग नहीं होगी, तो हमारा मेटल खराब नहीं होगा। सिमिलरली सिल्वर के साथ भी ये बात लागू होती है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझना कि यूजुअली जो सिल्वर होता है ना दोस्त, सिल्वर आपका इजीली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। सिल्वर जो है वो जनरली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ। ये कहाँ से निकल रही है, ये भी एयर के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ से निकल रही है, व्हीकल्स जो आप चला रहे हो भड़ाभड़ उससे निकल रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टार्निशिंग ज़्यादा करता है, रेदर देन ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ थोड़ी कम है लेकिन सल्फर के साथ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। तो आप पढ़ लेंगे रेंसिडिटी के अंदर हमने लिखा है कि फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाए, नाइट्रोजन गैस, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे केमिकल जो कि ऑक्सीजन को मार दें उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो रिएक्ट क्या करेगी, फिर प्रिजर्वेशन या रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख दो, ठीक बात। अगला आपका हो जाएगा कोरोजन के अंदर रस्टिंग, जिसमें आप दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो आप रस्टिंग, एक पढ़ते हो आप टार्निशिंग। टार्निशिंग शब्द सिल्वर के लिए यूज होगा, रस्टिंग शब्द लोहे के लिए यूज होगा। प्रिवेंट कैसे करोगे, ग्रीजिंग एलोइंग कर दोगे और पेंटिंग कर दोगे, ठीक है। ग्रीस इसलिए ही चढ़ा जाता है, ये आयरन की रिएक्शन FeOH के साथ और यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ये FeOH के साथ और ये H2 सल्फाइड, ये बन गया सिल्वर प्लस सल्फर Ag2S, ठीक है। और ये H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है, हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से स्लाइड के फॉर्म में लिखा है। आप एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। सारी बातें अल्टीमेटली घूम कर इन्हीं स्लाइड से आने वाली है, घूम फिर कर इन्हीं स्लाइड से आएगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए, कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको समझा दिया, सारी बातें मैंने आपको समझा दी। बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, मेरी स्लाइड्स को बार बार पढ़िए, जो मैंने बताया है बार बार देखिए, सारे कंसेप्ट को समझिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एक सेपरेट टॉपिक है, उसको मैं एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर पढ़ा दूंगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका PDF आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू।